हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल है यूनिट 5 विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर। सेशन में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द वीडियोस एंड फॉर ऑल द जेआईवी रिलेटेड अपडेट्स डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन के साथ। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन आवर कंट्री विच एक्चुअली लीड्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF was introduced by the government of India to improve infrastructure finance in the country. ये जो NIIF है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया था, जिसके थ्रू क्या है लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल को चैनलाइज किया जा सके फॉर the greenfield projects as well as for the brownfield projects. greenfield projects वो होते हैं जो एकदम from the scratch new projects होते हैं उनके लिए, और brownfield जहाँ ऑलरेडी existing projects है उसी में आप कुछ expansion कर रहे हो, उसी को या आप कुछ रेनोवेट कर रहे हो तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। इसका मेजर एम ये है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा और ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हो सके, लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल को चैनलाइज कर सके फॉर द न्यू कमर्शियली वाइबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिससे कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो। ओके, NIIF की अगर बात करें तो ये PPP मॉडल पे काम करता है, जहां पर 49% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और 51% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रहता है, एंड इट इज रजिस्टर्ड एज अ कैटेगरी 2 AIF, कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के जैसे ये रजिस्टर है विद द सेबी। ओके, then economic infrastructure facilitates labor and capital mobility within and between economies. It provides large number of job creations and possibilities. The availability of high quality infrastructure ensures rise in the output and productivity. अब ये सब एडवांटेजेस है, अगर प्रॉपर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा तो उससे क्या होगा, लेबर एंड कैपिटल मोबिलिटी इंप्रूव होगी। ओके, वो लोग इजीली मूव कर पाएंगे बिटवीन द डिफरेंट इकोनॉमीज, कम्यूटेशन टाइम कॉस्ट ये बचेगा, रूरल और अर्बन मार्केट इंटरकनेक्ट होंगे। ओके, लार्ज नंबर ऑफ जॉब क्रिएशंस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, न्यू और ज्यादा कंपनी सेटअप होंगी। ओके, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक आउटपुट इंप्रूव होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग उसको दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके मेजर फिजिकल नेटवर्क्स आ जाते हैं, जैसे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन। तो जैसे कि जो आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जिसमें रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सारे कुछ आपके हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। देन सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आते हैं, इट रिफर्स टू इंस्टीट्यूशंस विच आर एसेंशियल टू कीप द इकोनॉमी रनिंग, जिसमें आपके फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम्स है, बैंक्स है, रेगुलेटरी बॉडीज, ये सब हो गए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग सेंटर्स। हेल्थ केयर सिस्टम्स आ जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स है। ओके, पब्लिक हेल्थ नेटवर्क्स है। लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, जिसमें आपका जुडिशरी, लीगल सिस्टम, पुलिस। ओके, जो कि इकोनॉमी चलती रहे, वो ऑपरेट अच्छे से होती रहे, उसके लिए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपरली डेवलप होना जरूरी है। ओके, सो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके फिजिकल नेटवर्क्स हो गए, रोड्स, रेलवेज वगैरह, और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब आ गए। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, जिसमें सबसे पहले आता है आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें मेजर फोकस अब किस पे है, हमारा रेन्यूएबल एनर्जी पे है, कि अब ज्यादा से ज्यादा रेन्यूएबल एनर्जी बिल्डअप हो सके, ज्यादा ज्यादा सोलर पावर, हाइडल एनर्जी, ओके, विंड एनर्जी, उसके थ्रू मेजर इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंप्रूव हो पाए इंडिया में। So India's total installed renewable energy capacity has reached 220.10 gigawatt as of 31st March 2025. This reflects India's steady advancements towards the target of achieving 500 gigawatt of non-fossil fuel based capacity by 2030. So ये इंडिया का टारगेट है कि by 2030 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी हो सके, जिसमें 50% ये चाहती है जो भी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो कैपेसिटी जो भी इंस्टॉल्ड है उसका 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, दैट कुड बी थ्रू दीज
नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जीज, जिसमें आपका सोलर पावर, विंड पावर, हाइडल पावर, ये सब आता है। Globally, India stands fourth position in the renewable energy power capacity, fourth in the wind power, third in the solar power capacity as per the IRENA statistics of 2025. So ये इंडिया की रैंकिंग है। ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में बात करें तो इंडिया तेजी से आगे बढ़ रही है और ज्यादा वो सोलर पावर, विंड पावर, हाइडल पावर, विंड मिल्स, इन सब के थ्रू एनर्जी जनरेट करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि एक कार्बन फ्री इन्वायरमेंट भी बन सके और एक इंडियन इकोनॉमी मूव कर सके, ओके, फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी से नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ सके। नेक्स्ट है हमारा वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे फोकस किया जाता है ऑन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर कलेक्शन and disposal, building proper drainage system, having major irrigation system in the form of reservoirs, irrigation canals, major flood control system. So proper water management infrastructure setup होना भी बहुत जरूरी है कंट्री में, जिससे हर हाउस होल्ड में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो। इसके लिए भी कई सारे प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स रन करती है। प्रॉपर वेस्ट वाटर कलेक्शन हो, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम हो। Then there is a Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974. It was enacted as the first legislative measure to directly address the issue of water pollution and conservation in the country. So ये first legislative measure था जो लिया गया था, जिसके अंदर में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप हुए, जिसमें आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिफरेंट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप किए गए। अब जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये नेशनल लेवल पे फंक्शन करता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन इश्यूज, ओके, कोऑर्डिनेट करता है जो स्टेट बोर्ड्स है उनकी एक्टिविटीज को, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उनको। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट लेवल पे फंक्शंस करते हैं, जो इंस्पेक्ट करते हैं सीवेज वगैरह, ट्रीटमेंट प्लांट्स जो सेटअप हो रहे हैं उनको अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो वेरियस इनिशिएटिव्स इसमें भी लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, जिससे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो सके। इसमें रिसेंटली जो इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें कि टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई कैप पूरा 100% कर दिया गया है। जो पहले 74% था एफडीआई लिमिट, उसको बढ़ा के 100% कर दी गई है, ओके। साथ में government has also approved in 2020 production incentive scheme for the large scale electronics manufacturing, okay। तो ये आपका जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में आती है, माइटी के अंदर में, ओके। तो इस स्कीम के अंदर में जो होता है फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स जो हो रही है ऑफ द गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जिससे इंडिया एक क्या है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो इसी के चलते जो इंडिया है वो एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, जिसमें एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स जो है फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, सैमसंग, इन सब ने अपना लोकल प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाया है। इसी के चलते इंडिया एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन पाया, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। स्मार्टफोन्स जो है इट एक्ट एज अ लाइक अ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर प्रोडक्ट कैटेगरी इन इंडिया, ओके। तो इसके थ्रू क्या है मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग काफी बूस्ट हुई है इन दिस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। Then Department of Telecommunication launched Tarang Sanchar, which is a web portal sharing information on the mobile towers and EMF emission compliances. So जो भी electromagnetic radio frequencies हैं, क्या emissions हो रहे हैं, whether it is following the government protocols or not, okay, where are the telecom towers which are installed, तो ये सारा कुछ track हो पाता है through the Tarang Sanchar portal. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करना है तो बहुत जरूरी है प्रॉपर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर रोड्स, हाईवेज, ये सारा कुछ अच्छे से बिल्डअप होना जरूरी है। तो इसी के चलते जो स्कीम्स आई है वो देखते हैं। पहला है आपका भारत माला परियोजना, जो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है फॉर द हाईवे सेक्टर, जहाँ पे मेजर फोकस किया गया है ऑन डेवलपिंग मेजर हाईवेज, ओके, जिससे प्रॉपर पैसेंजर मूवमेंट हो सके, एफिशिएंट फ्रेट मूवमेंट हो सके। So India's largest infrastructure investment program with more than $100 billion presents the most attractive investment opportunities in the roads, highways, okay।
Then PM Gati Shakti is a national master plan for the multimodal connectivity launched by the PM in Union Budget of 22-23. Okay, so जो PM Gati Shakti है, इसका मेजर एम क्या है कि जो एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में, ओके, जिससे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो सके, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो सके, प्रॉपर मूवमेंट हो सके फॉर द गुड्स एंड द पीपल अक्रॉस द कंट्रीज। अदर हाइलाइट्स देखते हैं इन प्रोजेक्ट्स की। फर्स्ट है रिलेटेड टू रोड ट्रांसपोर्ट, सो इट एम्स टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बाय आइडेंटिफाइंग मिसिंग गैप्स एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोजेक्ट्स। तो इसमें मेजर फोकस दिया गया है कि प्रॉपर रोड्स बिल्डअप हो, जहां पर नहीं है ऑल वेदर्ड रोड हो, ऐसे टूटी फूटी रोड नहीं, जिससे एक सीमलेस कनेक्टिविटी हो सके। This plan has increased the construction pace with the daily construction of National Highway rising from 12.1 kilometer a day in 2015 to 33.8 kilometer a day in 2024। तो इसके थ्रू आप देख सकते हो इस प्लान के अंदर में जो हाईवे बनने की जो पेस था वो भी इम्प्रूव हुआ है। पहले जहां एक दिन में सिर्फ अराउंड 12 किलोमीटर ही तक का बिल्डअप होता था कंस्ट्रक्शन पेस, वो इम्प्रूव हुआ है। इट हैज नाउ रीच टू अराउंड 33.8 किलोमीटर अ डे। मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स आर बीइंग डेवलप्ड इन वेरियस लोकेशन, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड हब होते हैं टू हैंडल द लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। सो दीज पार्क्स आर आल्सो डिजाइन्ड टू improve the logistic efficiency and reduce the cost. In railways, one station, one product concept is being introduced to help the local businesses and supply chain. So one station, one product, OSO आप कहते हैं इसको शॉर्ट में, OSOP इनिशिएटिव ये लिया गया है, जिससे जो रेलवेज है, रेलवे स्टेशन है, ओके, उनको एक मार्केटिंग हब्स में कन्वर्ट किया जा सके फॉर द लोकल इंडिजीनियस क्राफ्ट्स। ओके, इसके थ्रू जैसे इंडिया में क्या है, वोकल फॉर लोकल, ओके, उसको सपोर्ट मिलता है। जो वहाँ के क्राफ्ट्समैन है, ओके, ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स है, ट्रेडिशनल फूड्स है, वो सब डिस्प्ले हो सके मेजर रेलवे स्टेशन पे, उनको लोग खरीदे। ओके, उससे क्या होगा, अगेन एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब ओके। सो ओएसओ ऐप को काफी ज्यादा बूस्ट मिला है। 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क वाज टू बी ब्रॉट अंडर कवच, विच इज इंडियाज रेलवे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिससे कि रेलवे कोलिशंस हट सके, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम आए, ओके, और रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन अपकमिंग ईयर्स। ओके, वंदे भारत ट्रेन्स पे भी फोकस किया जा रहा है, जिसमें ओके प्रॉपर सारी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड होती है। पर्वतमाला देन अगेन प्रोग्राम है जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, विच इज रिलेटेड विद द नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि देखिए हिली रीजन्स होते हैं, माउंटेनियस रीजन होते हैं, आप उतना वहाँ पे प्रॉपर हाईवेज वगैरह हर चीज के लिए नहीं बिल्डअप कर सकते हो, तो वहां पर मेजर मूवमेंट के लिए, एरियाज को कनेक्ट करने के लिए, लोग मूव हो सके, फ्रेट मूव हो सके, उसके लिए रोपवे वगैरह डेवलप किए जाते हैं, ओके, इन द हिली एंड रिमोट एरियाज। तो उस पे इसके अंदर में फोकस किया जा रहा है। देन टॉकिंग अबाउट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगेन जैसे इसमें भी अर्बन एरियाज में भी बात करेंगे, तो अगेन दोनों पे ही फोकस है कि प्रॉपर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर बन सके, रोड, सीवेज, रेलवेज वगैरह, और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आपका पब्लिक पूल्स, लाइब्रेरीज, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह, वो सारी चीजें डेवलप हो सके, सब पे फोकस है। इसके अंदर में जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं वो है, पहला है स्मार्ट सिटी मिशन, जहां पर मेजर एम है कि 100 स्मार्ट सिटीज वगैरह बिल्डअप करना, जो कि एक सस्टेनेबल अर्बन हब्स के जैसे डेवलप हो सके, ओके, जहां स्मार्ट सॉल्यूशंस अडॉप्ट किए जा सके ऑन ऑल द पैरामीटर्स। So here it is a major urban renewal program launched by the government to develop and upgrade the living conditions and infrastructure in the selected 100 cities all over the country. Okay, अब यहाँ पर जो 100 selected cities को select किया जाएगा, उनको स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट किया जाएगा इन रिलेशन टू ऑल दी कॉन्टेक्ट, किस तरीके से वहाँ पे प्रॉपर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, ओके, तो थ्रू द यूजेज ऑफ ICT सॉल्यूशंस, IoT सेंसर्स, ओके, ये सब एप्लीकेशंस किए जाएंगे, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके, ओके, CCTV सर्विलांस प्रॉपर, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉपर हो सके, ओके। देन देयर इज अ मिशन अमृत, अटल मिशन फॉर द रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको शॉर्ट में अमृत कहते हैं। सो अमृत मिशन, दिस अलोंग विद द स्मार्ट सिटीज वर जॉइंटली प्लान्ड एंड लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म द अर्बन लिविंग कंडीशंस थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन।
अमृत के अंदर में जो कि देखिए स्मार्ट सिटी मिशन था, दैट इज मेनली अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिशन, जहाँ पे आईओटी सेंसर्स और इन सब की बात हो रही है, जहाँ सिटीज को स्मार्ट सिटीज में बनाने की बात हो रही है। अमृत मिशन मेनली सिर्फ फोकस कर रहा है कि जो आपके बेसिक चीजें हैं वो इम्प्रूव हो सके सिटीज में। ओके, 100% सेफ सैनिटेशन हो सके, वाटर सिक्योर सिटीज वगैरह बन सके, वाटर कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो प्रॉपर, उस पे मेनली फोकस किया जा रहा है, जिससे अर्बन लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो सके। देन कमिंग टू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां मेजर फोकस दिया जा रहा है ऑन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, प्लांटिंग मोर ट्रीज, डेवलपिंग मोर वाइल्ड, कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल. So green infrastructure is a concept which highlights the value of natural environment, which includes developing green belts, wildlife sanctuaries, protecting them, environment sensitive areas, tiger, lion, elephant reserves, bird sanctuaries, conservation of the Western Ghats. So जो natural environment है वो conserve हो सके, protect हो सके, उसकी बात की जाती है अंडर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ऑल. नेक्स्ट है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके अंदर में सारे ही आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है फॉर द इकोनॉमी टू कीप रनिंग, जिसमें एनर्जी, टेलीकॉम, वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, पब्लिक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम लाइक पुलिस, मिलिट्री, ऑल दीज आर included in the critical infrastructure which is critical for the economy to run. लास्ट आता है हमारा कंसेप्ट है ऑफ सोशल सेक्टर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब देखिए हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात हुई, जहां पर हमने रोड्स, रेलवेज, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी. उसके साथ साथ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, जहां पे प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू ऑल, प्रोवाइडिंग गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ओके, जिससे कि सोसाइटल डेवलपमेंट हो सके. सो इंडियन सोशल सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट to the country's growth and development. It comprises multiple key components including health, education, poverty reduction, sanitation, housing conditions, which contribute to general human development. तो यहाँ पर हम लोग human development की बात करें, human productivity की बात कर रहे हैं. It is important to invest in the human capital, including education, skill development, providing training programs, running training programs. Provision of healthcare facility increases the labor productivity and societal welfare. तो जहां हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिंग इन द ह्यूमन कैपिटल, किस तरीके से और ज्यादा न्यू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह रन होते हैं, लोगों की स्किल कैपेसिटी इंप्रूव होती है. ओके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ओके, जिससे ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जा रही है. ESG refers to environmental, social and governance. So these are the three pillars. जहाँ environmental aspect, जहाँ हम बात करते हैं कि कंपनी किस तरीके से प्लैनेट को ट्रीट कर रही है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम से कम कर रही है, कितना ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, उनका प्रोसेस कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पैकेजिंग कितनी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ओके, कार्बन फुटप्रिंट को ओवरऑल रिड्यूस करने में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. ओके, सो दैट इज अ एनवायरमेंटल कंपोनेंट. सोशल कंपोनेंट में बात करी जाती है हाउ द कंपनी इज ट्रीटिंग द पीपल, किस तरीके से एम्प्लॉइज के बारे में वो कितना ज्यादा सोचती है, एम्प्लॉय सेफ्टी के बारे में, फेयर वेजेस, डाइवर्सिटी इन द वर्कफोर्स, वो सारी चीजें सोसाइटल में आ जाती है. और गवर्नेंस में आता है कि कंपनी किस तरीके से मैनेज हो रही है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में कितनी डाइवर्सिटी है, अकाउंटिंग जो है वो कितनी ट्रांसपेरेंट है, ब्राइबरी, करप्शन ये सब तो नहीं है, तो वो मैनेजमेंट की बात आ जाती है. So ESG are the three essential factors which determine the long term and the ethical impact of the business or company investment. तो कितना ethical way में कंपनी रन हो रही है, और तीनों ही पिलर्स, environment, social और governance, ये तीनों ही चीजें इसके अंदर में आती है, which measures the company's sustainability and its ethical impact. प्रेजेंटली बैंक्स डिस्क्लोज द डाइवर्सिटी डेटा, ओके, जो उनके वर्कफोर्स है उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट एरिया से रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसमें जेंडर डाइवर्सिटी कितनी है, ह्यूमन राइट पॉलिसीज, एलजीबीटी इक्वालिटी इन द वर्कप्लेस. With the corporate governance system in banks, board of director and executives, they act in the best interest of the long-term shareholders. साथ में corporate governance system, ओके, जिसके अंदर मैनेजमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होती है ऑफ इट्स वर्क, प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है. ओके, तो चलिए अब इस चैप्टर पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं. फर्स्ट है, विच फंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
specifically to improve the infrastructure finance in the country? Options है National Capital and Growth Fund. Option B, National Investment and Infrastructure Fund. Option C, Social Sector Welfare Fund. Option D, Infrastructure and Green Bond Fund. So right आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इस्टेब्लिश किया गया है, जहां पर कोशिश करी जाती है कि और ज्यादा प्रॉपर इक्विटी कैपिटल फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हो सके इन द ग्रीन फील्ड्स, ब्राउन फील्ड, कमर्शियली वाइबल प्रोजेक्ट्स. Next है major physical networks such as roads, ports, airports, pipelines required for the operation of a modern industrial nation are classified as. Options है soft infrastructure, social infrastructure, hard infrastructure, critical soft infrastructure. So major physical networks क्या होते हैं? Hard infrastructure होते हैं, जहाँ पे roads, railways, ports, airports की बात की जा रही है. Next है which of the following falls under the category of soft infrastructure? Options है roads and pipelines. Option B, airport and port. Option C, financial education, healthcare organization. Option D, water distribution and sewage networks. So right answer है option C. Soft infrastructure में we are talking about institutional setup की proper educational institutions, healthcare facilities कितनी है, parks क्या है, libraries, okay, इन सब की बात की जाती है. Judicial setup. Okay. Next, what is India's target for the non-fossil fuel-based energy capacity by the year 2030? Options है 500 gigawatt, 300 gigawatt, 400 gigawatt, 1000 gigawatt. So इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी कैपेसिटी है, इट शुड रीच अप टू 500 गीगावाट, और 50% जो भी इनकी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन है वो इट कुड रन थ्रू दीज रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैप इन टेलीकॉम सेक्टर फ्रॉम डैश टू डैश. ऑप्शंस है फ्रॉम 21% टू 49%. Option B from 49 to 74%. Option C from 74 to 100%. Option D from 10 to 25%. So गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर में FDI कैप इंप्रूव किया, इंक्रीज किया है फ्रॉम 74% टू 100%, जिससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके इन दिस टेलीकॉम सेक्टर. Next is the Parvatmala program aims to develop which type of infrastructure in hilly and remote areas? Options है multimodal logistics parks. Option B, national ropeway development. Option C, green belt and sanctuaries. Option D, smart city highways. So पर्वतमाला प्रोग्राम का मेजर फोकस है कि जो हिली माउंटेनियस एरियाज है वहां पे रोपवेज डेवलप हो सके. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्रोनिक ESG stand for when evaluating the long term and the ethical impact of a business or company investment? Options है इकोनॉमिक, सोशल एंड गवर्नेंस. ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल, सेफ्टी एंड ग्रोथ. ऑप्शन डी एथिकल, सस्टेनेबल एंड ग्लोबल. सो ESG का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ये सेशन हमारा आज का ओवर होता है. अगर आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो जरूर से इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द वीडियोस. एंड फॉर ऑल द GIB related updates, do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.